पक्ष ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की। 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। पीएम ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ें। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। नीट पर संसद में घमासान जारी है। दरअसल राहुल गांधी ने परीक्षा सिस्टम को फ्रॉड बताया और सवाल खड़े किए, जिसका शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चिल्लाने से सच झूठ नहीं बनेगा, हमने पेपर लीक पर कानून बनाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं सर। मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। तो संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नीट पर घमासान। सुप्रीम कोर्ट से जो भी अपडेट अब तक आएगा सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। बहरहाल जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पर एक बार फिर से आतंकियों ने सेना की चौकी को निशाना बनाया है, जिसके बाद सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया, जबकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है। बताया गया है सुबह 3:10 पर आतंकियों ने सेना की चौकी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। साथ ही पास के गांव में एक घर को निशाना भी बनाया गया, जिसमें सेना का एक जवान और एक नागरिक घायल हो गए। यह आतंकी हमला राजौरी के खोंडा ख्वास इलाके में हुआ है।
ये 10 दिन पहले शौर्य चक्र से सम्मानित पुरुषोत्तम की सुरक्षा के लिए उसके गांव में घर के बाहर सेना की चौकी बनाई गई थी और इसी चौकी को आज आतंकियों ने निशाना बनाया। फिलहाल सुरक्षा बल ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है और लगातार मुठभेड़ चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने एक कार में जमकर तोड़फोड़ कर डाली। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ियों की टोली में से एक कांवड़ियों को कार सवार ने टक्कर मार दी, जिससे सभी कांवड़िए भड़क उठे और कार सवार की जमकर पिटाई कर डाली। कांवड़ियों ने कार को भी कबाड़ बनाना डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे पर जाम लगाए कांवड़ियों को समझाया बुझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। खबर लखनऊ से है, जहां पर पति पत्नी के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पति की ही पिटाई कर डाली। महिला ने अपनी सहेलियों के साथ पति की पिटाई की। इस दौरान पति ने भी पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। घटना गोमती नगर पार्क की बताई जा रही है, जहां पर देखिए किस तरीके से पति और पत्नी बीच सड़क पर झगड़ने लगे और पत्नी ने अपनी सहेलियों के साथ पति की धुनाई कर डाली। लखनऊ का यह मामला है, गोमती नगर पार्क, जहां पर मारपीट का ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बारिश मैदान से लेकर पहाड़ों तक आफत बन गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई बारिश के बाद गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा है। पानी की वजह से सड़कें दलदल हो गई हैं और उसमें कार फंसी हुई दिखाई दे रही है, जिसे मशीनों की मदद से निकाला जा रहा है। तो फिर मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़, बारिश आफत बनकर लगातार बरसती हुई उत्तरकाशी की तस्वीरें आपके सामने। बारिश के बाद गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। पानी की वजह से सड़कें दलदल हैं और इसी में कार फंसी हुई आपको नजर आ रही है, जिसे निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं गुजरात में भी आसमानी आफत ने लोगों के लिए मुसीबत बना दी है। राजकोट हो या फिर अमरेली, नवसारी हो या फिर द्वारका या फिर सूरत, सभी जगह करीब करीब एक सा ही हाल है, जहां पर बारिश आफत बनी हुई है। देश के कई हिस्से इस वक्त मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, भारी बारिश से जलभराव होने की समस्या से सभी को दो चार होना पड़ रहा है। उधर नवी मुंबई के बेलापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झरने पर घूमने आए करीब 50 से ज्यादा लोग वहां पर फंस गए। बारिश के मौसम में सभी लोग झरने पर पिकनिक मनाने आए हुए थे, लेकिन उन्हें ऐसा करना भारी पड़ गया क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी लोग वहां पर फंसे रह गए। इसकी सूचना मिलते ही वहां पर बचाव दल फौरन पहुंचा। लोगों को सैलाब के बीच से निकालने का काम शुरू किया गया। बाकायदा मानव श्रृंखला बनाकर एक एक कर रस्सी के सहारे लोगों को नदी पार करवाई गई। पाकिस्तान में पहले बलूचिस्तान जला और खैबर का बन्नू इलाका जल रहा है। पाकिस्तानी फौज ने 10 लोगों को गोलियों से भून डाला और करीब 100 लोगों को जख्मी कर दिया। इन लोगों का कसूर बस इतना था कि ये लोग शांति मार्च निकाल रहे थे। अफगान सीमा से सटा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बन्नू, 10,000 की तादाद में लोग सड़कों पर निकले थे। किसी के लब पर शांति के बोल थे तो किसी के हाथ में शांति की मांग करती तख्ती थी। भीड़ पूरे अमनो अमान के साथ मार्च कर रही थी। हाथों में सफेद झंडे थे कि तभी गोलियों की आवाज आती है। जान बचाने के लिए लोग दौड़ने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। किसी को कुछ नहीं सोचता, फायरिंग बंद होती है और पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने 10 आम लोगों की लाशें बिछा दी। 20 से 25 लोग जख्मी हो गए। एम्बुलेंस अस्पताल की ओर भागती है, इलाज शुरू होता है, लेकिन कई लाइलाज हो चुके होते हैं। फौज की गोली उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बना चुकी होती है।
क्यों बरसाई पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर गोलियां? पश्तूनों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार क्यों खेल रही है मौत वाला खेल? बन्नू में क्यों सड़कों पर बह रहा है खून ही खून? इन सवालों का जवाब ABCD की तरह समझना आसान है। जैसा कि आपको बताया कि बन्नू अफगानिस्तान की सीमा से सटा वो इलाका है जो आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। अब तक हजारों लोग आतंकवादी हमले का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान की सेना कहती है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जब फौज की गोली चलती है तो आतंकवादी और आम लोगों के बीच फर्क नहीं करती। इसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और उन्हें फिर वही मौत वाली गोली नसीब हुई। प्रदर्शन में शामिल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पख्तून यार ने कहा, फौज ने बेवजह पश्तूनों की भीड़ पर गोलियां चलाई। जब रैली चल रही थी तब फौजियों ने हवा में नहीं, सीधे उनकी तरफ गोलियां चलाई। ऐसे शांति नहीं आ सकती। पश्तूनों को लहूलुहान करके वो अशांति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अब पश्तून समाज ये सब और नहीं सहेगा, इसका खुलकर विरोध करेगा। बन्नू इस वक्त बारूद पर बैठा है। कभी आतंकवादी आवाम को मार रहे हैं तो कभी सेना। लोग कहां जाएं, किससे फरियाद करें? रावलपिंडी में बैठे सेना के जनरल आसिम मुनीर के सामने दरख्वास्त नहीं लगती। इस्लामाबाद में बैठी शहबाज शरीफ सरकार के सामने सुनवाई नहीं होती। मार्च करो तो गोली मिलती है। पश्तूनों की मांग है कि पाकिस्तान की फौज लंबे अरसे से उन पर जैसे अत्याचार करती आ रही है उसकी सुध ली जाए, ये बंद किया जाए। نن د باندې د تاریخي ولوي د امن پاسون و چې ټول قومونو په شرکت کړی و د کومه طریقه سره لګیا و کیونکه د لیټ ټایم شه انتشار کوي دوشو انتشار په وجه شه تقریبا 15-20 کسان ځکه کول د واجب په شي وفات وشول می جو د پیغام ورکوي چې کچا د خیال وي چې د باندې کوم د امن نه پسټ کې د امن خبره وکړي دی او د تحریک نه د پسټ شي دغه نه پسټ غوښتا نه د تحریک پر شولستا او نه ان شاء الله د امن خبره مې پرې دی। पश्तूनों के प्रभाव वाले पूरे क्षेत्र में इस वक्त जबरदस्त तनाव है। फौज गश्त कर रही है और कोशिश कर रही है कि पश्तून बगावत करते हुए सड़कों पर इकट्ठे नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान की फौज यह आश्वासन नहीं दे रही है कि वो पश्तूनों पर कहर ढाना बंद करेगी। असल में पाकिस्तान की फौज अफगान सरहद से सटे पश्तून इलाकों में आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर आम नागरिकों का दमन कर रही है। फौज की इस कार्रवाई का पश्तूनों ने अनेक बार विरोध किया है, लेकिन उस पर इस्लामाबाद ने कभी कान नहीं दिए। त्रस्त पश्तूनों के सामने सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं, और सड़क पर उतरे तो फौज गोलियों से वेलकम करती है। बीजेपी की नेता राधिका खेड़ा ने हिंदू विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, सावन का महीना हिंदू विरोधी करे शोर, नाम छिपाकर घूमे मन में है इनके चोर। तो आपको बता दें, कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है, सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने हिंदू विरोधियों पर निशाना पोस्ट के जरिए साधा है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक्स पर देखिए किस तरीके से पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि सावन का महीना हिंदू विरोधी करे शोर, नाम छिपाकर घूमे मन में है इनके चोर। दरअसल आपको बता दें कि यूपी सरकार ने साफ तौर पर यह फैसला लिया है कि कांवड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं, रेडी है, वहां पर आपको अपनी असल पहचान बतानी होगी, यानी कि नेम प्लेट लगानी होगी। वो नेम प्लेट में वही नाम लिखना होगा जो आधार कार्ड में है। और ऐसे में इसको लेकर लगातार राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष इसे भेदभावपूर्ण फैसला बता रहा है, जबकि सरकार की साफ तौर पर दलील है कि आस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। इन सबके बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे में अब बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने हिंदू विरोधियों पर निशाना पोस्ट के जरिए किया है। सावन का महीना पोस्ट में वो लिख रही हैं, हिंदू विरोधी करे शोर, नाम छिपाकर घूमे मन में है इनके चोर। दरअसल सरकार साफ तौर पर, बीजेपी साफ तौर पर यही कह रही है कि आखिरकार अपनी असल पहचाने में क्या किसी को गुरेज हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोला है और उन्हें अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया है। ट्रंप ने कहा कि वो बाइडेन के किए गए नुकसान को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे और अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। पाकिस्तान घुप अंधेरे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के अस्पताल ठप पड़ते दिख रहे हैं।
कहा तो यहां तक जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएमओ में लाइट जनरेटर वाली है। सबसे हैरान करने वाली बात तो शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने कह दी है। इस रिपोर्ट में देखिए नवाज शरीफ का अजूबा प्लान। पाकिस्तान में हर घर अंधेरा, बिजली अठन्नी, खर्चा रुपया, पीएमओ में सिर्फ 12 घंटे बिजली, पाकिस्तान में ब्लैकआउट, कहीं हंगामा, कहीं मार्च, कहीं विद्रोह, कहीं गोली, कहीं विस्फोट और अब पाकिस्तान पर गिरा है बिजली बम। ऊर्जा संकट की मार ऐसी है कि सूरज ढलते ही लोग दुबकने लगते हैं, बाजार बंद होने लगते हैं। मतलब सूरज अस्त, पाकिस्तान पस्त। लालटेन युग की रोशनी में पूरा पाकिस्तान जीने को मजबूर हो गया है। आम से खास तक, झोपड़ी से महल तक बिजली जन्नत की मुराद सी बन गई है, कभी पूरी नहीं हो रही। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की बिजली किसने कर ली चोरी। आर्मी हेडक्वार्टर से बिजली पर असीम मुनीर ने क्या फरमान सुनाया। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने बिजली लाने का कौन सा अजूबा प्लान बताया। इन सवालों का जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और बिजली के बीच का रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है क्योंकि ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति अपर्याप्त है। ऊर्जा सप्लाई और मांग के बीच अंतर बढ़ने के कारण देश को बढ़ती बिजली लागत और आयात पर बढ़ती निर्भरता का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण से समझिए, अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान में 6000 मेगावाट की ऊर्जा की कमी थी, जिससे 7000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात दिलाया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की स्थापित उत्पादन क्षमता 43,775 मेगावाट है, जबकि देश की बिजली की मांग है 51,000 मेगावाट। जाहिर है 7,725 मेगावाट की कमी तो हमेशा बनी रहती है। पाकिस्तान में बिजली संकट का दौर सालों से चल रहा है। सरकार के पास जब आवाम को 2 जून की रोटी खिलाने की कुव्वत नहीं है तो बिजली कहां से मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई और PMLN के संरक्षक नवाज शरीफ ने खुद इस स्थिति पर दुख जताया है। बिजली बिल हर किसी के लिए परेशानी बन गए हैं, न केवल गरीब लोगों के लिए बल्कि सभी के लिए। निर्णय लेने वालों को अब सोचना होगा और हमारे लोगों की परवाह करनी होगी। जनता को राहत देने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कोशिश पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये शब्द बिल्कुल बेमानी हो चुका है, क्योंकि हुकूमत की नजर आवाम पर नहीं आतंकवाद पर है, हिंदुस्तान पर है, हिंदुस्तान की खुशहाली पर है, आतंकवादियों की घुसपैठ पर है। आर्मी जो कि पाकिस्तान की गरीबी का मूल कारण बन चुकी है, कोई भी सरकार उससे बाहर जाकर फैसला नहीं कर सकती है। और ये आर्मी सफेद हाथी है, मुल्क में जितना भी जो कुछ भी पैदा होता है डकार जाती है, और आर्मी के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो गोलियों से भून डालती है। असल में पाकिस्तान के ऊर्जा संकट की जड़ें 1970 के दशक से शुरू होती हैं। उस वक्त देश ने मंगला और तरबेला बांधों को लॉन्च करके एक बड़े ऊर्जा संकट को टाला था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने ऊर्जा जरूरतों से मुंह फेर लिया। विकास पर सियासत का मुलम्मा इतना मोटा हो गया कि आवाम ने अंधेरे पाकिस्तान को ही अपना नसीब मान लिया। पुरानी ट्रांसमिशन लाइन, बुनियादी ढांचे की खामियां, लाइन लॉस, बिजली चोरी, अकुशल ऊर्जा उपयोग, पाकिस्तान की बिजली सप्लाई बद से बदतर दौर में पहुंच गई है। पाकिस्तान की ऊर्जा संरचना पर अत्यधिक जनसंख्या, तेजी से बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का बोझ है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक पाकिस्तान की ऊर्जा मांग में 70% की वृद्धि होगी, जबकि आपूर्ति में केवल 45% की वृद्धि होने की उम्मीद है। आप समझ सकते हैं कि अगले 6 सालों में पाकिस्तान में रोशनी का मंजर कैसा होगा। गुप अंधेरा पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जो कि अभी ही खस्ता हाल है, डुबो देगी, और घरों में अंधेरे की तो बात ही क्या है। लिहाजा 2-4 सवालों के जवाब समझने बहुत जरूरी हैं। पहला, पाकिस्तान में पावर सिस्टम क्यों फेल हुआ? दूसरा, इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है? तीसरा, इस मामले में पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? चौथा, पावर सिस्टम के फेल होने से कहां कितना नुकसान हुआ? और पांचवा, कब तक स्थितियां सामान्य होने की उम्मीद है? और छठा सवाल ये है कि पहले कब हुआ पावर फेलियर?
पाकिस्तान में पावर सिस्टम का फेल होना कोई नई बात नहीं है, न ही सरकार की कोशिश करते हुए दिखने की ये एक और नई कोशिश है। बिजली के मामले में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बुरा, बहुत बुरा है। 2022 में देश में करीब 8000 मेगावाट बिजली नदारद हो गई थी। तब बिजली संकट की वजह कोहरा सिस्टम फ्रीक्वेंसी फेलियर बताया गया था। लेकिन इससे पहले 2014 और 2017 में जब तारबेला पावर स्टेशन में खराबी आई थी, देश भर में लोगों को भीषण बिजली संकट से गुजरना पड़ा था। 2015, 2018, 2019, 2021 गिनती लंबी है। सवाल है बिजली संकट का हल क्या है? तब जब पाकिस्तान को विदेश से मदद नहीं मिलती है तो देश के सामने दिवालिया होने तक का संकट है। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान से अपना राजस्व बढ़ाने को कहा है। IMF के कहने पर सरकार ने कदम उठाए हैं और कई तरह के कर लगा दिए। अब इसमें हो ये रहा है कि आम जनता की कमर टूट रही है। इससे आम लोगों में गरीबी बढ़ती जा रही है। एक तरफ टैक्स बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सरकार के खर्च बढ़ रहे हैं। सवाल है जनता के पैसे को अपने खर्च के लिए ले लेने से कैसे चीजें ठीक होंगी? IMF की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 1 साल में 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। पाकिस्तान में करीब 9.8 करोड़ पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी की दर लगभग 40% पर बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान डूब न जाए तो IMF ने $7 अरब के कर्ज पर मोहर लगा दी है। IMF के इस ऋण से पाकिस्तान को राहत भरी सांस मिली है, लेकिन ये राहत वाली सांस ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पाकिस्तान कर्ज जाल में ऐसा उलझा है कि उसके निकलने के कोई आसार कम से कम अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे हालात में बिजली की कीमतें आसमान पर हैं, तो क्या अचरज जब मुल्क में रोटी के लिए मार धाड़ हो रहा हो। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए खास महीना होता है और इस महीने लाखों भक्त लगातार बड़ी संख्या में कावड़ उठाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कावड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार पहुंच गए हैं और हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर वापस लौट रहे हैं। हर की पैड़ी से लेकर हाईवे तक बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। इस समय कलश कावड़ का चलन सबसे ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेटवर्क 18 को प्रोजेक्ट 1 के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधे लगाना जरूरी है। हम एक एक पेड़ लगाकर जो हमारा हरित राज्य बनाने का सपना 31 मार्च 2026 तक है, हमारे पर्यावरण को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, उसके लिए मैं न्यूज 18 की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ देश और दुनिया में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आपका फेवरेट शो मारो राजस्थान।